साथियों नमस्कार। मैं हूं देशराज और आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं आज एक नई क्लास के साथ में, जिसमें हम पढ़ेंगे आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2018 में पूछे गए 15 प्रश्नों का वीडियो हल इस क्लास में करेंगे। इन 15 प्रश्नों का टेस्ट आपको जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन पर फ्री फोल्डर में उपलब्ध है, जहां पर आपको बिना किसी भुगतान के रेगुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जाते हैं और उनका वीडियो सॉल्यूशन इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाया जाता है। अभी तक जितने भी पीवाई की सीरीज हुई हैं, उनका वीडियो सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। यदि आपने टेस्ट नहीं दिया है तो पहले टेस्ट दीजिए और उसके बाद प्लेलिस्ट में जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आप पीवाई की सीरीज का वीडियो हल कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि आप प्रत्येक वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो निश्चित रूप से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और प्रश्नों की समझ भी विकसित होगी कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इसी सीरीज का 5वां पार्ट हल करेंगे। अभी तक हम 4 पार्ट हल कर चुके हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उपलब्ध उत्पादन पूर्ति से प्रत्याशित व्यय अधिक होने पर कहा जाता है। उपलब्ध उत्पादन पूर्ति से प्रत्याशित व्यय अधिक होने पर कहा जाता है excess of expected expenditure over the available supply of output is known as। इसमें जो बताया गया है, उपलब्ध उत्पादन पूर्ति से प्रत्याशित व्यय अधिक होने पर उस स्थिति को क्या कहेंगे, उस स्थिति को क्या कहेंगे। यहाँ पर देखिएगा, जो बताया गया है प्रत्याशित व्यय अधिक है, इससे उत्पादन पूर्ति से, मतलब एग्रीगेट सप्लाई से प्रत्याशित व्यय अधिक है। प्रत्याशित व्यय का मतलब क्या हुआ, इनकम अधिक है सप्लाई से। इनकम अधिक होगी तभी हम अधिक खर्च कर पाएंगे। तो प्रत्याशित व्यय अधिक है सप्लाई से, तो इसका मतलब हुआ इनकम अधिक है सप्लाई से। इनकम अधिक होगी तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड अधिक होगी एग्रीगेट सप्लाई से। एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, और जब एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है तो मार्केट में क्या होगा, इन्फ्लेशन की स्थिति आएगी। मार्केट में इन्फ्लेशन की स्थिति आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप इन्फ्लेशनरी गैप पाया जाएगा। इन्फ्लेशनरी गैप देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर होगा इन्फ्लेशनरी गैप, स्फीति अंतराल। इसके कारण होगा जब प्रत्याशित व्यय एग्रीगेट सप्लाई या उत्पादन पूर्ति से अधिक हो तो अर्थव्यवस्था में स्फीतिक अंतराल की स्थिति देखने को मिलेगी। अतः यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा विकल्प बेस्ट होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, काल्डोर ने अपने व्यापार चक्र सिद्धांत में प्रयोग करता है। काल्डोर इन हिज ट्रेड साइकिल थ्योरी यूज। काल्डोर अपने व्यापार चक्र सिद्धांत में किसका प्रयोग करता है। काल्डोर एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने व्यापार चक्र सिद्धांत दिया है, और काल्डोर ने व्यापार चक्र सिद्धांत जो दिया है 1940 में। इन्होंने 1940 में अपने व्यापार चक्र सिद्धांत में बताया कि, काल्डोर ने व्यापार चक्र सिद्धांत में क्या बताया है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन एक्स पोस्ट टेंस, अर्थात बचत और विनियोग को वास्तविक अर्थ में बताया है, बचत और विनियोग को प्रत्याशित अर्थ में बताया है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन एक्स एंटे सेंस, बचत और प्रत्याशित तथा विनियोग को वास्तविक अर्थ में, और बचत को वास्तविक तथा विनियोग को प्रत्याशित अर्थ में। सेविंग इन एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन एक्स एंटे सेंस।
काल्डर ने 1940 में जो व्यापार चक्र सिद्धांत बताया, उसमें उन्होंने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को किस रूप में प्रयोग किया है? एक्स एंटे सेंस के रूप में प्रयोग किया है। मतलब बचत और विनियोग क्या है? प्रत्याशित अर्थ के रूप में प्रयोग किया है। तो विकल्प सेकंड हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि 100 करोड़ के प्रारंभिक निवेश से आय में 500 करोड़ की वृद्धि होती है तो एमपीसी का मूल्य क्या होगा? यहां पर जो दिया गया है, इफ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ लीड्स टू एन इंक्रीज इन इनकम बाई 500 करोड़, द वैल्यू ऑफ एमपीसी विल बी। यदि इन्वेस्टमेंट है, कितना है? इन्वेस्टमेंट है हमारा प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए, ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप चेंज इनटू इनकम, आय में जो परिवर्तन हुआ है, आय में वृद्धि हुई है, वह हुई है 500 करोड़ रुपए की, ठीक है। तो इसके कारण एमपीसी क्या होगी? एमपीसी क्या होगी? एमपीसी पूछा गया है। तो यहाँ पर हम जो निकालेंगे, गुणक के माध्यम से इसको हल करेंगे। तो गुणक होगा मल्टीप्लायर इज इक्वल टू होता है किसके कारण? चेंज इनटू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट निवेश में परिवर्तन के कारण आय में होने वाला परिवर्तन किसको बताता है? गुणक को। तो m इज इक्वल टू चेंज इनटू इनकम अपॉन चेंज इनटू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन के कारण आय में होने वाला परिवर्तन को बताता है गुणक। ये किसके बराबर होता है? गुणक को हम इस रूप में लिख सकते हैं, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई चेंज इनटू इनकम। चेंज इनटू इनकम है 500 करोड़ रुपए। आय में वृद्धि हुई है 500 करोड़ की, किसके कारण? निवेश में प्रारंभिक निवेश में परिवर्तन के कारण। कितने रुपए का निवेश किया है? 100 करोड़ रुपए का, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? 1/1 माइनस एमपीसी के बराबर होगा। तो 1/1 माइनस एमपीसी का मान नहीं मालूम है, तो यहाँ एमपीसी रख देंगे। तो m बराबर हो जाएगा, इसको काटेंगे, कट जाएगा, 5 आ जाएंगे। तो 5 बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। जब इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा, 5 को हम इसको पक्षांतर करेंगे, 5 गुणा 1 माइनस एमपीसी और बराबर आ जाएगा 1। 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 माइनस 5 एमपीसी बराबर 1। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो 5 एमपीसी बराबर 1 माइनस 5, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो 5 एमपीसी बराबर -4, माइनस माइनस क्रॉस हो गया, तो एमपीसी बराबर आ जाएगा 4/5। जब इसको सरल करेंगे तो एमपीसी आ जाएगा हमारा 0.8, ठीक है। तो इस तरह से जब प्रारंभिक निवेश 100 करोड़ रुपए का है तो आय में 500 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है, तो ऐसी स्थिति में एमपीसी का जो मूल्य होगा वह मूल्य हमारा 0.8 होगा। इस तरह से यदि आपको ऐसा सवाल भविष्य में किसी भी एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप कुछ नहीं करना, गुणक का सूत्र मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इनटू इनकम अपॉन चेंज इनटू इन्वेस्टमेंट। निवेश में परिवर्तन के कारण आय में होने वाला परिवर्तन को मल्टीप्लायर के द्वारा दर्शाया जा सकता है, या फिर मल्टीप्लायर को हम कह सकते हैं गुणक बराबर होता है 1/1 माइनस एमपीसी। ये इसका सूत्र है। सूत्र के आधार पर आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह, यदि आईएस वक्र लंबवत होता है, आईएस वक्र लंबवत होता है तो इफ आईएस कर्व इज वर्टिकल देन राजकोषीय नीति पूर्णतः
अप्रभावी होगी। फिजिकल पॉलिसी इज कंप्लीटली इनइफेक्टिव। मौद्रिक नीति सबसे अधिक प्रभावशाली होगी। मॉनेटरी पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव। राजकोषीय नीति सापेक्षित रूप से मौद्रिक नीति की तुलना में कम प्रभावशाली होगी, या फिर राजकोषीय नीति सबसे अधिक प्रभावशाली होगी। फिजिकल पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव। सबसे पहले हम आईएस कर्व देखेंगे। आईएस कर्व, ये हमारा आईएस कर्व है जो बताता है किसको, आईएस कर्व बताता है किसको, बाजार संतुलन को। कौन से बाजार संतुलन को? वस्तु बाजार संतुलन को बताता है। आईएस कर्व वस्तु बाजार संतुलन को बताता है। और एक होता है एलएम कर्व। एलएम कर्व का संबंध किससे है? मुद्रा बाजार से। ठीक है, इनको हम एक डायग्राम के माध्यम से सरल करेंगे। यहां पर जो बताया गया है, आईएस कर्व क्या है? वर्टिकल, लंबवत है। ठीक है, ये हमारा आईएस कर्व होगा। हम परिवर्तन करते हैं एलएम से, मौद्रिक बाजार से। ये हमारा एलएम कर्व है। यहाँ पर हमारी क्या होगी? ब्याज की दर। और ये हमारा हो गया इनकम। यदि हम एलएम कर्व को शिफ्ट करते हैं दाईं तरफ, ये हमारा LM2 हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ? ब्याज की दर में कमी आएगी। यदि आईएस वक्र स्थिर है, आईएस वक्र लंबवत है, वर्टिकल है, जिसके परिणाम स्वरूप हमने LM वक्र में परिवर्तन किया, मुद्रा बाजार में परिवर्तन हुआ या मौद्रिक नीति में परिवर्तन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ब्याज की दर में परिवर्तन होता है, ब्याज की दर में परिवर्तन होता है। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति से ब्याज की दर में परिवर्तन संभव है, मौद्रिक नीति में परिवर्तन से। सेकंड हम लेते हैं, ये हमारा हो गया आईएस कर्व, वर्टिकल दिया हुआ है, और ये हमने ले लिया एलएम कर्व। ठीक है, यहाँ पर हमारी स्थिर है ये ब्याज की रेट R1 और ये Y1 इनकम हो गई, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ठीक है, अब हमने आईएस कर्व में वृद्धि कर दी। ठीक है, ये हमारा कर्व होगा IS1, ये IS0 है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ब्याज की दर में वृद्धि हुई R1 और इनकम में भी परिवर्तन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ब्याज की दर में भी वृद्धि हुई और आय में भी वृद्धि हुई। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं यदि आईएस वक्र लंबवत होता है तो ऐसी स्थिति में राजकोषीय नीति प्रभावशाली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राजकोषीय नीति प्रभावशाली है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्याज की दर और राष्ट्रीय आय, इनकम दोनों में वृद्धि हुई। तो हम कह सकते हैं विकल्प सेकंड, फिजिकल पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन आईएस कर्व इज वर्टिकल। ठीक है, जब आईएस कर्व लंबवत होता है, वर्टिकल होता है, तो राजकोषीय नीति सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। निश्चित रूप से आईएस और एलएम कर्व आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कीन्स के अनुसार निम्न में से क्या सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को प्रभावित नहीं करती? अकॉर्डिंग टू कीन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी? कीन्स सबसे पहले तो यह देखेंगे, मुद्रा की मांग के लिए कीन्स ने जो उद्देश्य बताए हैं, कीन्स ने मुद्रा की मांग 3 उद्देश्य के लिए की है, 3 उद्देश्य। ठीक है, कीन्स ने 3 उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की है। 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले कीन्स बताता है कि व्यक्ति मुद्रा की मांग करता है लेन देन उद्देश्य से। व्यक्ति मुद्रा की मांग लेन देन उद्देश्य से करता है। दूसरा बताया है इन्होंने सतर्कता के उद्देश्य से, सतर्कता के लिए भी व्यक्ति मुद्रा की मांग करता है। और तीसरा बताया है सट्टा उद्देश्य से। ठीक है,
केन्स ने मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य बताए हैं, लेन देन उद्देश्य, सतर्कता और सट्टा उद्देश्य। यहां पर जो पूछा गया है वह है केन्स सट्टा उद्देश्य से मुद्रा की मांग प्रभावित नहीं होती है। किससे प्रभावित नहीं होती है केन्स की? उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से, इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ब्याज की बाजार दर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फ्यूचर, भविष्य की प्रत्याशित ब्याज दर, फ्यूचर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और संपत्ति स्वामित्व में सट्टे के प्रति सामान्य दृष्टिकोण, जनरल एटीट्यूड ऑफ वेल्थ ओनर्स टुवर्ड स्पेकुलेशन। ठीक है, यहां पर जो मुद्रा के उद्देश्य की मांग है कौन सी नहीं है? ब्याज की बाजार दर, यह भी मुद्रा उद्देश्य की मांग को प्रभावित करती है। मुद्रा की मांग को सट्टा उद्देश्य के लिए ब्याज की दर प्रभावित करेगी। भविष्य में प्रत्याशित ब्याज की दर भी सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को प्रभावित करती है। और संपत्ति स्वामित्व में सट्टे के प्रति दृष्टिकोण, यह भी सट्टा उद्देश्य में मुद्रा की मांग को प्रभावित करेगा। लेकिन उपभोक्ता की बढ़ती कीमतें, उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यह सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को प्रभावित नहीं करते हैं। प्रोफेसर केन्स ने अपनी जो पुस्तक है इनकी, जो 1936 में प्रकाशित हुई, 1936 में केन्स की जो पुस्तक प्रकाशित हुई उस पुस्तक का नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें इन्होंने मुद्रा की मांग 3 उद्देश्य के लिए बताई है, लेन देन उद्देश्य के लिए, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य के लिए। ठीक है, इस तरह से केन्स की सट्टा उद्देश्य के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती कीमतें प्रभावित नहीं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मजदूरी दर तथा बेरोजगारी दर के बीच विपरीत संबंध का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मजदूरी दर और बेरोजगारी दर के विपरीत संबंध किसने बताया है? फिलिप्स ने। ठीक है, फिलिप्स कर्व के माध्यम से मजदूरी दर और बेरोजगारी की दर में विपरीत संबंध बताया गया है। तो आंसर होगा हमारा फिलिप्स। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यापार चक्कर की अवस्था नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ ट्रेड साइकिल? स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी, डिप्रेशन और रिकवरी। व्यापार चक्कर की जो आकृति होती है इसको हम डायग्राम के माध्यम से करेंगे। ये हमारी हो गई व्यापार चक्कर की आकृति। कुछ इस तरह से उतार चढ़ाव होते हैं। सबसे पहले जो स्थिति आती है वह आती है प्रोस्पेरिटी, संपन्नता की। ठीक है, ये उच्च स्थिति होगी टॉप। इसके बाद क्या होगा? गिरावट शुरू हो जाएगी, रिसेशंस। ठीक है, ये सामान्य कीमत स्तर होगा। जब कीमतें सामान्य कीमत स्तर से भी नीचे आएंगी तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं डिप्रेशन। ठीक है, और जब ये वापस ऊपर से बढ़ना शुरू होती हैं तो इसको कहते हैं हम रिकवरिंग, रिकवरी। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी अवस्था व्यापार चक्र की नहीं है? पुनरुत्थान, रिकवरी भी व्यापार चक्र की अवस्था है। मंदी, डिप्रेशन भी है। संपन्नता, प्रोस्पेरिटी भी है। तो स्थिरता, स्टेबिलिटी व्यापार चक्र में देखने को नहीं मिलता है। किसी भी स्थिति में व्यापार चक्र स्टेबल नहीं होता है। व्यापार में परिवर्तन होता रहता है, या तो मंदी रहेगी या फिर पुनरुत्थान या संपन्नता की स्थिति देखने को मिलती है। स्थिरता, स्टेबिलिटी की स्थिति व्यापार चक्र में देखने को
नहीं मिलती है, अतः आंसर विकल्प फर्स्ट होगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, निम्न में से मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा के प्राथमिक कार्य, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए मनी। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी कौन कौन से हैं? दो है। पहला है मूल्य का मापक, मूल्य का प्राथमिक कार्य मूल्य का मापक, और दूसरा है विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम। ठीक है, मुद्रा के दो प्राथमिक कार्य हैं, मूल्य का मापक और विनिमय का माध्यम। तो यहाँ पर आंसर होगा मूल्य का मापक, मेजर्स ऑफ वैल्यू। विनिमय का माध्यम विकल्प में दिया गया नहीं है, अतः मेजर ऑफ वैल्यू आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी की जाती है, केंद्रीय बैंक के द्वारा, और राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा जारी की जाती है। तो निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, कीमत स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी, भुगतान संतुलन, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, और संतुलित बजट, और संतुलित बजट, बैलेंस बजट। ठीक है, मौद्रिक नीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर पूर्ण रोजगार भी होगा, कीमत स्थिरता भी होगी, भुगतान संतुलन की साम्यावस्था भी होगी, संतुलित बजट मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। संतुलित बजट का संबंध किससे है? राजकोषीय नीति से है। सरकार संतुलित बजट जारी करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी मौद्रिक नीति का उपकरण है? जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया है, मौद्रिक नीति किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है, और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। ठीक है, कौन सा उपकरण नहीं है? जीएसटी में वृद्धि, इंक्रीज इन जीएसटी, रेपो रेट में परिवर्तन, चेंज इन रेपो रेट, मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य में परिवर्तन, और नेक्स्ट अंतिम है निजीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से हैं? रेपो रेट है, बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। ठीक है, ये सभी मौद्रिक नीति के उपकरण हैं। तो आंसर जो होगा रेपो रेट में परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का पुनर्गठन किस योजना के रूप में किया गया है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का पुनर्गठन, पहले जो नाम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसका पुनर्गठन कर दिया है, और वर्तमान में इसका जो नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, यह पुनर्गठन के रूप में विकसित हुई कब? 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, 25 सितंबर 2014 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का पुनर्गठन कर दिया है, और दीनदयाल अंत्योदय योजना में परिवर्तन किया है। सेकंड है स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना की शुरुआत 2010 में होती है, 2010। थर्ड है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल योजना विकास योजना की शुरुआत जुलाई 2015 से होती है, जुलाई 2015। और नया सवेरा, नया सवेरा अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग करते हैं। उनको प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग करवाने हेतु यह नया सवेरा योजना शुरू की गई थी, लेकिन 2022-23 में इस योजना को
बंद कर दिया गया है। अतः इस प्रश्न का जो आंसर होगा दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी और यह योजना स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का पुनर्गठन है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में कृषि जोतों का औसत आकार हेक्टेयर में क्या है? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ 2017-18, व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग इन हेक्टेयर इन राजस्थान? 2017-18 की करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो उस समय का जो आंसर है यहाँ पर 3.07 हेक्टेयर। नेक्स्ट प्रश्न है, यह भी राजस्थान से संबंधित है। वर्ष 2016 में राजस्थान में शिशु मृत्यु दर थी। 2016 में राजस्थान में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 41 प्रति हजार। 41 शिशु प्रति हजार के रूप में मृत्यु दर थी 2016 में, जो वर्तमान में चेंज हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यह भी राजस्थान इकोनॉमिक से संबंधित है। राजस्थान की पर्यटन इकाई नीति 2007 को किस वर्ष बदला गया है? 2007 को 2015 में परिवर्तन कर दिया है पर्यटन नीति को। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ राजस्थान? राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक कौन सा है? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999 2000 है। तो साथियों, इस तरह से आज हमने आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा में पूछे गए 15 प्रश्नों का हल किया। निश्चित रूप से आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।